हेलो बच्चों, आज हम लोग इसका 1 मिनट का आज हम लोग इस चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, जो भी अनसॉल्व वाला चैप्टर 7 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है। रोहन, मोहन, सोहन 3 पार्टनर है, तीनों इक्वल प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, रोहन लोन टू द फर्म। देखो 3 पार्टनर है, उसमें से क्या है, रोहन ने लोन दे रखा था किसको, फर्म को। तो फर्म के लिए फर्म से रोहन से फर्म ने लोन लिया, तो फर्म के लिए लायबिलिटी था, तो इसको लौटाना होगा, फिर फर्म उसको लौटाएगी। तो अब क्या बोल रहा है, डिसोल्यूशन के समय इसका क्या एंट्री होगा। पहला इसमें एंट्री क्या बोल रहा है, डिसोल्यूशन के समय इसका क्या एंट्री होगा। तो डिसोल्यूशन के समय ये जो रोहन का लोन है, इसको क्या करना होगा, बिजनेस को पेमेंट करना होगा, मतलब रोहन को वापस पैसा लौटाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर बुक में देखो तो रोहन का लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी वाला, क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये देखो एक एक नंबर क्या है, सीबीएसई 2020 में आया हुआ है। क्वेश्चन 13 देखो क्या है, इसमें यही ये समझ में आ गया ना, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसमें डी वाला। आपको जर्नल एंट्री पता है, आप जर्नल एंट्री पास करके देख लेना क्या क्रेडिट हो रहा है, क्या डेबिट हो रहा है, और उस अकॉर्डिंग टिक लगा देना। 13 में क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा हाउ मच फाइनल पेमेंट विल बी मेड टू अ पार्टनर ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर 50,000, शेयर ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 10,000 एंड फर्म्स लायबिलिटी टेकन ओवर बाय हिम। अच्छा देखो, इसमें बोल रहा है कि पार्टनर को कितना फाइनल पेमेंट मिलना है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो यहाँ पर देख लो कितना मिलेगा। यहाँ पर सीधा या तो तुम पूरा जोड़ लो कि 50,000 उसका कैपिटल में था बैलेंस पार्टनर का, उसमें उसको लॉस भी 10,000 बियर करना पड़ रहा है, तो ये माइनस कर दो। उसके बाद वो फर्म का लायबिलिटी लिया था, तो फर्म का लायबिलिटी वो खुद ले लिया, तो फर्म इसको वापस लौटाएगी। तो यानी फर्म का लायबिलिटी लेते हैं तो क्या होता है, उसके शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर ये 8,000 हो जाएगा, तो ये नेट कितना होगा 48,000। तो ये बी आंसर होना चाहिए। या फिर इसको अगर ऐसे नहीं कर सकते, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाओगे, यहाँ पर कितना था, बाय बीडी तुम्हारा 50,000 था, यहाँ पर टू रियलाइजेशन में जो लॉस है, ठीक है, और यहाँ पर बाय जब लायबिलिटी लेता है तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 8,000। तो यहाँ पर जो इसका ये है वो उसको पेमेंट होगा, जो बैलेंस सीडी है वही वापस बिजनेस उसको लौटाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 48,000। तो आपको जैसे बनाना, या तो सिंपल एक नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसे कर लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन 10 हो गया, 13 हो गया, क्वेश्चन 17 पे आओ। देखो सारा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, कुछ सीबीएसई में आया हुआ है, कुछ सैंपल पेपर्स में, ये सब हम लोग जो है कर ले रहे हैं। बट आप लोग अगर करोगे तो बढ़िया है, सारा जितना प्रैक्टिस करो। ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, सबका आंसर भी दिया होगा, आप लोग को प्रैक्टिस करने में भी दिक्कत नहीं होगा। 17 का देखो क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, क्रेडिटर 70,000 था, फर्म का कैपिटल 120,000 था, कैश
बैलेंस कैश का बैलेंस दिया गया है और अदर एसेट रियलाइज 1,50,000 गेन और लॉस इन रियलाइजेशन अकाउंट बोल रहा है। देखो यहाँ पर बैलेंस शीट कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसे में आपको गेन लॉस कैसे निकालोगे, आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। बट रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए आपको एसेट का भी फिगर डालना होगा, लायबिलिटी का भी फिगर डालना होगा उसमें, आउटसाइड लायबिलिटी में। तो यहाँ पर तो है नहीं, तो यहाँ पर पहले एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लो जल्दी से। मेमोरेंडम बैलेंस शीट यहाँ पर क्या क्या दे रहा है, जो जो दिया है पहले वो बैठा दो। कौन सा था, 17 ना। क्रेडिटर 70,000, कैपिटल 1,20,000, कैश हो गया 10,000। तो हम लोग यहाँ पे देखे थे कि हम लोग बैलेंसिंग फिगर जो होता है उसको हम लोग सन्ड्री एसेट्स मतलब सारा एसेट्स मान लेते हैं। कितना हो गया, 1,80,000 का एसेट हो गया, ठीक है। अब रियलाइजेशन अकाउंट इसका बना लो, इसको डिलीट, इसको इरेज कर दो। देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा समय नहीं देना है, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना है, जल्दी जल्दी बनाना है। तो ये मेमोरेंडम अकाउंट बन गया, यहाँ पे एसेट आ गया, लायबिलिटी आ गया। अब यहाँ पर आपको गेन लॉस निकालना है ना। तो गेन लॉस के लिए आपको पता है क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट बना देते हैं। यहाँ पर एसेट उठ के आ जाएगा इधर, लायबिलिटी सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी यहाँ चला जाएगा, क्रेडिटर। कैश आएगा नहीं इसमें, कैपिटल आएगा नहीं, ठीक है। ये दोनों तो जाएगा नहीं यहाँ पर, सिर्फ एसेट और लायबिलिटी उठा के रख दिए। और क्या बोल रहे हैं, देखो अब इसमें एसेट कितना रियलाइज हुआ है वो दिया हुआ है, कितना बोल रहा है, एसेट रियलाइज 1,50,000, ठीक है। और अगर लायबिलिटी का आपको पता है ये कुछ भी नहीं दिया है, तो हम मान के चलते हैं कि सिर्फ जितना बुक में है उतना ही पेमेंट कर रहे हैं, 70,000। तो गेन लॉस कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2,20,000। अच्छा इधर ये ज्यादा हो गया ना, इधर हो गया 2,50,000, इधर 2220 है ना। तो यहाँ पर बाई क्या हो गया, लॉस ऑन बाई रियलाइजेशन लॉस हो गया ना, बाई कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। पार्टनर के रियलाइजेशन लॉस जो है उनके पीएसआर में, ठीक है। ये लॉस कितने का हो गया, 30,000। ये समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन में पहले मेमोरेंडम बना के ये एसेट निकाल लेना है, फिर उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, उसमें एसेट यहाँ डाल दो, लायबिलिटी यहाँ डाल दो, बाकी तो कैपिटल वैपिटल नहीं आएगा। आपको इसका लॉस निकालना है, तो हम मान के चलते हैं जो लायबिलिटी है वो पूरा पेमेंट करेंगे, और एसेट कितना रियलाइज हो रहा है वो बुक्स में क्वेश्चन में दिया गया 150 हो रहा है। तो इधर 250 है, इधर 220, यानी 30 का लॉस हो रहा है, ये पार्टनर के कैपिटल में जाएगा। तो रियलाइजेशन लॉस यही आपका ये 30,000 था, ठीक। ये अच्छा क्वेश्चन था 70। अब कौन सा क्वेश्चन करें, चलो क्वेश्चन एक 20 कर लो, ऐसे आया नहीं है बट एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे भी कर लो। क्वेश्चन 20 देखो क्या बोल रहा है, इन द बैलेंस शीट में बोल रहा है डेटर है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। हाउ मच अमाउंट विल बी रियलाइज फ्रॉम डेटर इफ बैड डेट आर 10,000 एंड द रिमेनिंग डेटर आर रियलाइज एट ए डिस्काउंट ऑफ 5,000। बोल रहा कितना पैसा डेटर से रियलाइज हो रहा है, अगर क्या दिया हुआ है बुक्स में तुम्हारा, यहाँ पर डेटर दिया हुआ है 50,000, यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट
ये दिया है 1500, ठीक है। और अब क्या बोल रहा है, ये आपका बैलेंस शीट का फिगर है, ठीक है। ये एसेट साइड बोल रहा है इसमें से 10,000 बैड डेट हो गया, तो यहाँ पर एसेट आपका डेटर कितना बच गया, 40,000 बच गया। ये प्रोविजन वाला तो आपका ये उल्टा साइड में रियलाइजेशन में चला जाता है, अभी उसको छोड़ दे रहे हैं। डेटर्स में हमारा 50 में से 10 चला गया, बैड डेट 40 बचा। अब उसमें से भी बोल रहा है जो गुड डेट है उसमें से जो मतलब जो रिमेनिंग डेटर है, यानी ये 40,000 जो गुड डेट है उसमें से 5% छोड़ के बाकी पैसा रियलाइज हो जा रहा है, तो इसका डिस्काउंट जो है कितना है, 5%, उसको माइनस कर दो 2000, तो यानी कितना पैसा रियलाइज हो रहा है, 30,000 ही रियलाइज हो पा रहा है डेटर से। इसमें देखो इसमें प्रोविजन का कोई लेना देना है नहीं, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगा देना, सीधा डेटर उतना था, उसमें से बैड डेट हो गया हमारा 10,000, तो टोटल नेट डेटर 40,000 बचा, उसमें से डिस्काउंट यानी 5% का डिस्काउंट लेके सब पूरा पैसा वो लोग लौटा दे रहे, तो 38,000 का रियलाइजेशन हो जा रहा है। यही आंसर है ए। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन 31 पढ़ लो। क्वेश्चन 31 में क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन टोटल एसेट दिया है लाइफ पूरा, आउटसाइड लायबिलिटीज भी दिया गया। अब बोल रहा इफ एसेट रियलाइज 120 एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड वेयर 16,000 गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन रियलाइजेशन सॉरी, तो सिंपल सा आपको निकालना है गेन लॉस, आप रियलाइजेशन अकाउंट बना लो। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो एसेट था सब यहाँ पर जब ट्रांसफर हुआ तो 12 लाख हुआ, आउटसाइड लायबिलिटी जो गया ये इतना गया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गया टू बैंक बोल के कितने का 16,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गया। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जो ये एसेट था ना ये कितना रियलाइज कर रहा है 120%, यानी कि हमारा उसको बेच के पैसा कितना आ रहा है 14,40,000, इसका 120% ही हो गया, ठीक है। लायबिलिटी का आपको कुछ नहीं दिया गया है, तो यानी लायबिलिटी जो है पूरा हमारा उतना हमको पेमेंट करना पड़ रहा है जितना बुक में दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर गेन लॉस देख लो कितना है, ये साइड ज्यादा आएगा, ये साइड 18, यहाँ पर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, जो गेन ऑन रियलाइजेशन होगा यहाँ पर 2,24,000, ठीक है। ये एकदम सिंपल है, कुछ नहीं आपको दिया गया, एसेट कितना था लायबिलिटी कितना था, दोनों को रियलाइजेशन में डाल दिए। अब बोल रहा है इस एसेट को बेचे तो इसका 120% रियलाइज हो गया, तो ये आ गया बैंक में पैसा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो दे रहा है 16,000 वो बैंक से इधर से निकला बैंक से, तो वो इधर डेबिट हुआ। फिर ये क्रेडिटर को हम ये जो आउटसाइड लायबिलिटी है इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, तो हमको पता जब नहीं बोलते तो पूरा उसको पेमेंट करना होता है, वो दिया गया है। तो लॉस किधर, गेन किधर निकलेगा, इधर ज्यादा इधर कम है, तो ये वाला पोर्शन गेन हो गया, ये पार्टनर्स को चला जाएगा, ठीक है। 31 का आंसर 224 का गेन। और क्या है, एक क्वेश्चन 32 भी कर लो जब कर ही रहे हो। क्वेश्चन 32 देखो क्या है, बोल रहा ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म out of total debtor of 2,50,000, 10,000 become bad debt and the rest realize 70,000। तो इसमें जर्नल एंट्रीज क्या होगा, इन द गिवन केस डैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्या डेबिट होगा,
देखो इसमें क्या बोल रहा है, 32 एक फिल इन द ब्लैंक्स है, बट देखो सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है 2,50,000 का डेटर था, उसमें से 10,000 बैड डेट हो गया, तो 2,40,000 बचा, उसमें से कितना, सिर्फ 70% ही रियलाइज कर रहा है हमको, तो जो 70% कर रहा है तो इसका 70% निकाल लो, तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसका 70% हो गया 1,68,000, ठीक है। अब इसका एंट्री क्या होगा, जब डेटर से रियलाइज होता है तो बैंक में पैसा आता है, और सॉरी उल्टा क्या है लिख रहे हैं, बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, इस तरह हम लोग एंट्री पास करते हैं जब डेटर से पैसा आ रहा है। तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है ये, तो आंसर में 32 का क्या होगा, डी, बैंक अकाउंट इज डेबिटेड, विल बी डेबिटेड बाय 1,60,000। चलो एमसीक्यू हो गया पूरा कंप्लीट। उसके बाद क्या, असर्टेन रीजन बेस्ड एमसीक्यू, ये खुद कर लेना, ये जनरली आता है नहीं। चलो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखो, ये भी सब एक एक 2-2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आया हुआ सब देखो। क्वेश्चन 2 देखो क्या बोल रहा हूँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजर ऑफ बुक्स, बुक्स क्लोज करने के बिहाफ में डिफाइन करो कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो यहाँ पर अब सबको इसमें बहुत तरह से है, इस बेसिस पे क्या कैसे डिफाइन होगा, डिफरेंस होगा। तो इसका जब फर्स्ट पेज देखोगे ना, सेकेंड पेज सब अब पढ़ेंगे तो बताएंगे नहीं, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। 7.2 में देखो डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें सब दिया गया है, कब क्लोजर के बेसिस पे क्या होगा, कोर्ट इंटरवेंशन पे क्या होगा। तो ये सब जो है, जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑन बेसिस ऑफ क्लोजर ऑफ बुक्स। तो यहाँ पर देखो एक क्लोजर ऑफ बुक्स 0.4 नंबर है, जब फर्म डिसॉल्व होता है तो पूरा बुक को क्लोज करना पड़ता है, लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म जब सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है तो वहां पर सब बुक्स पूरा क्लोज करने का जरूरत नहीं है, वहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के जो भी होता है सेटलमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो यही होता है क्लोजर ऑफ बुक्स, इसमें जो डिफरेंस है वो आप लोग लिख देना। इसी तरह थर्ड भी वही है, डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप, ये भी देख लेना कि क्लोज जब फर्म डिसॉल्व होता है तो कोई सबका सब पार्टनर के बीच में इकोनॉमिक रिलेशन खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है बिजनेस, लेकिन जब सिर्फ पार्टनरशिप फर्म चेंज होता है वहां पर इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर चेंजेस होता है, लेकिन जब डिसोल्यूशन होता है तो वहां पर एंड हो जाता है, ठीक है। दोनों में यही अंतर है, जब फर्म बंद हो गया तो जो सब पार्टनर के बीच में रिलेशन एंड, जब चेंज होता है मींस पार्टनरशिप सिर्फ जब ये क्या बोलते हैं डिसोल्यूशन होता है, जब सिर्फ पार्टनरशिप बदलता है, यानी कि चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, उसमें केस में क्या होता है, वो बिजनेस रिलेशन जो होता है, इकोनॉमिक रिलेशन, वो चेंज होता है, एंड नहीं होता है। ये सब पढ़ लेना वहां से, ठीक है, इसमें टाइम बर्बाद कर रहे हैं। क्वेश्चन 8 करो, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार देखो क्वेश्चन 8 ये क्या है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। ये पेज नंबर 7.44 ये पेज में है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, वरुण अरुण पार्टनर है, ठीक है, इक्वल प्रॉफिट लॉस बांट रहे हैं, बोल रहा है अब फर्म जब डिसॉल्व हो रहा है ना तो वरुण की वाइफ, यहाँ पर क्या बोल रहा है, फर्म डिसॉल्व हो रहा है और वरुण की वाइफ
का लोन है, मतलब वरुण की वाइफ ने लोन दे के रखा था फर्म को 45,000 पे, ठीक है। और क्या है, अरुण ने भी लोन दे रखा है कितने का, 65,000 का। अब इसमें से कौन सा पहले सेटल होगा, जो फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर पार्टनर कौन है, अरुण और एक वरुण। तो ये दोनों का लोन अकाउंट बाद में सेटल होगा, पहले आउटसाइड वाले का सेटल होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये वरुण की वाइफ है, ये थर्ड पार्टी है, ये पार्टनर नहीं है, तो पहले इसको पेमेंट करेंगे फिर बाद में इसको, ये हम लोग रूल पढ़ चुके हैं। चलो तो यही लिखना है, which loan will be paid, Varun's wife loan will be paid first because that is an outside liability of the firm, that is an outside liability for the firm, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो क्वेश्चन 9 में क्या बोला, गिव द जनरल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर लोन अपीयरिंग ऑन द asset side of the balance sheet on dissolution of firm। इसमें क्या बोल रहा है आपको, जर्नल एंट्री बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अगर पार्टनर लोन अपीयरिंग ऑन बैलेंस शीट, ये है यहाँ पर मान लो कोई एक्स पार्टनर है, उसका लोन अकाउंट यहाँ पर है कुछ, इसका क्या मतलब हुआ, बैलेंस शीट में एसेट साइड में अगर लोन है तो मतलब फर्म के लिए वो एसेट है, मतलब फर्म ने लोन दे रखा है किसको, एक्स को, गिवन लोन टू एक्स, यही है ना। अगर एसेट साइड में है तो यानी फर्म ने दे रखा है उसको, और अगर लायबिलिटी साइड में है तो यानी फर्म ने उससे लोन ले रखा है, इसमें कंफ्यूज मत करना। लोन दोनों, लोन अकाउंट पार्टनर का दोनों साइड हो सकता है, इस तरफ भी इस तरफ भी। अगर इधर है तो इसका मतलब फर्म ने उसको लोन दे रखा है, लोन टू पार्टनर, और इधर है तो लोन बाय पार्टनर, यानी फर्म ने पार्टनर से लोन ले रखा है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लो 2019 CBSE बोल रहा है, अगर लोन अकाउंट किसी पार्टनर का यहाँ पर एसेट साइड में पड़ा है तो इससे आपको पता कर लेना है ये क्या है, ये फर्म ने लोन दे रखा है। बोल रहा है जब डिसॉल्व होगा तो इसका क्या एंट्री होगा, जब फर्म क्लोज हो गया तो क्या होगा। तो बोलता है जब फर्म क्लोज होगा तो आपको पता है लोन का सेटलमेंट कैसे होगा, उससे बोलेगा भाई तुम हमको लोन वापस करो, तो वो लोन वापस करेगा तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू जो पार्टनर के नाम से लोन है उसका क्रेडिट, वो खत्म हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। यही होता है ना, ये तो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता, हम लोग को पता है। लोन हो गया, एसेट साइड में फिक्टिशियस एसेट हो गया, और क्या, कैश बैंक, ये सब नहीं जाता था, तो इसका सेटलमेंट अलग से होता है। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक में पैसा आएगा और उसको लोन उसका खत्म हो जाएगा जब वो हमको पैसा लौटाएगा, ये एंट्री होगा। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन 17C क्या बोल रहा है, स्टेट एनी ओकेशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑन कोर्ट ऑर्डर। ये सब पढ़ लेना, कोर्ट कब ऑर्डर करेगा, जब पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा, ये सब करके जो हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं। फिर उसी तरह स्टेट एनी टू सिचुएशन व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी कंपल्सरी डिसॉल्व कब होगा, ये सब पढ़ लेना, आगे सब दिया हुआ है, सब हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ ये देखो एक क्वेश्चन 14 देखो क्या है, जो थोड़ा अलग क्वेश्चन है ना, हम खुद करा दे, जो थोड़ा डिफरेंट है, जो समझ। इसमें क्या बोल रहा है, स्टेट एनी टू कंटिंजेंसी, टू कंटिंजेंसीज which result in dissolution of firm। देखो कंटिंजेंसी का यहाँ पर सीधा क्या बोल रहा है, कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है, occurrence of an event। occurrence of an event, तो यही इसका सिंपल यही मतलब है कि दो ऐसा बताओ इवेंट जब होता है तब पार्टनरशिप फर्म पूरा डिसॉल्व हो जाता है। कौन कौन सा इवेंट, स्टेट एनी टू कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी मतलब वो इवेंट होगा तभी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगा। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट पेज ही चैप्टर 7 का क्लियरली लिखा है,
Point number 4, on happening of an event, a firm may be dissolved in any of the following event if the partnership deed so provide. क्या है पहला, on expiry of the term for which the firm was constituted. कब खत्म हो जाएगा? जब जितने पीरियड के लिए वो बनाया गया था पार्टनरशिप, वो पीरियड खत्म हो गया तो फर्म अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा. मतलब वो इवेंट आया, इवेंट क्या है? वो डेट आ गया, डेट ऑफ कंप्लीशन, जितने पीरियड के लिए बनाया गया था, टाइम ऑफ कंप्लीशन, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा. दूसरा क्या बोल रहा है? ऑन कंप्लीशन ऑफ वेंचर, अगर किसी पर्पस के लिए बनाया गया तो वो पर्पस कंप्लीट हो गया तब फर्म डिसॉल्व हो जाएगा. उसके बाद तीसरा, ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनरशिप इफ पार्टनर की पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, या फिर ऑन एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज अ इंसॉल्वेंट, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है. तो ये चारों इवेंट है, उसमें से आपको 2 ही इवेंट लिखना है. कोई भी 2 इवेंट बताओ जब होने के बाद फर्म डिसॉल्यूशन में चला जाता है. ठीक है, चलो 14 तक पढ़ लिए. 15 देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. जल्दी जल्दी तो करा दे रहे हैं बहुत ही. क्वेश्चन 15 देखो क्या है. 15 में बोल रहा है ए बी पार्टनर है इन फॉर्म, उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है. मिसेस बी, देखो इसमें भी क्या बोल रहा है? मिसेस बी, यानी कि ए बी नहीं, बी की वाइफ, उसने लोन दे रखा 40,000 टू द फर्म. ए ने भी लोन दे रखा 80,000, लेकिन जब फर्म डिसॉल्व हुआ तो उसके पास कितना का एसेट है? सिर्फ 60,000 का एसेट है. तो बोल रहा है किस तरह ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ लोन कैसे करेगा? तो पहले ए की बी की वाइफ जो है उसका पूरा पेमेंट होगा, यानी जो 60,000 एसेट बेच के आएगा उसमें से 40,000 पहले आउटसाइडर लायबिलिटी खत्म होगा, तो बी का लायबिलिटी खत्म होगा. उसके बाद फिर जो पैसा बचेगा 20,000 वो ए का लोन क्लियर होगा. ठीक है, ये क्वेश्चन 15 हो गया. उसके बाद देखो क्वेश्चन 19 में आप क्या बोल रहा? ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, क्रेडिटर ऑफ 75,000 एक्सेप्टेड फर्नीचर एट 60,000 इन फुल सेटलमेंट. ये भी देखो अच्छा ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन 19 देख लो. ये सब हम लोग पहले जो जो पढ़ चुके हैं ना लॉजिक, उसी पे छोटा छोटा एक एक नंबर का क्वेश्चन आ जा रहा है. कंफ्यूज करने के लिए आप लोग एग्जाम में ये सब देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है. सिंपल जो जो पढ़ रखे हैं वही है ये सब. यहाँ पर क्वेश्चन 19 क्या बोल रहा है? देखो, जब डिसॉल्व हो रहा है तो क्या बोल रहा है? क्रेडिटर है फर्म का, यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट मान लो बन गया. ठीक है, नहीं समझ में आया तो फटाक से ये बना लेना. यहाँ पर बोल रहा है क्रेडिटर है कितने का? 75,000 रुपए क्रेडिटर, आपको पता है इधर उठा के रख देते हैं. और हमारे पास 60,000 का एक फर्नीचर है एसेट, तो आपको पता है एसेट इधर आ गया. अब क्या बोल रहा है? ये जो है ना, ये क्रेडिटर जिसको 75,000 लेना था, फर्म उसको पेमेंट करती, वो बोल रहा है ठीक है हमको 60,000 का फर्नीचर दे दो, हमको कुछ नहीं चाहिए, सब सेटल हो गया, खत्म करो बात. तो देखो इसमें क्या एंट्री होगा? हम लोग क्या पढ़े थे? जब कोई एसेट और कोई लायबिलिटी आपस में सेटल हो जाता है, कहीं भी बैंक में पैसा आया या फिर बैंक से पैसा नहीं गया उसके लिए, या फिर कोई पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर अगर वो एसेट ले लेता तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता. तो उस तरह का कोई पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में नहीं छेड़छाड़ हो रहा है, बैंक में पैसा नहीं आ रहा है, सिर्फ एक एसेट और एक लायबिलिटी आपस में सेटल हो रहा है, तो इसका कोई एंट्री नहीं होगा यहाँ पर. नो एंट्री होगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोल दिया है? A creditor of 75,000 accepted furniture of at 60,000 in full settlement of his claim, pass necessary journal entry. यहाँ पर journal entry होगा ही नहीं. ठीक है, चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन 20 पढ़ना, पढ़ लो सब एनसीईआरटी का है. तो
क्या बोल रहा, ओल्ड कंप्यूटर विच वाज रिटन ऑफ इन द बुक, कोई एक कंप्यूटर था जिसको खराब हटा चुके थे बुक से, उसका एसेट वेसेट में उसका कोई बुक्स में एंट्री वेंट्री सब खत्म हो चुका था, राइट ऑफ हो चुका था। अब बोल रहा वो कोई पार्टनर जो है नितिन वो 3,000 रुपये में लेने को तैयार है, मतलब 3,000 रुपये उसका वैल्यू माप रहा है और उसको वो ले रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका यही मतलब हुआ कि जो एसेट को आपने खत्म कर दिया था वो जीरो वैल्यू हो गया था, उससे अब 3,000 आपको मिलने वाला है। यानी क्या हो रहा है, बिजनेस के लिए गेन है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, और जो पार्टनर ले रहा है तो वहां पर कौन ले रहा है, नितिन। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा, नितिन का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3,000 से, टू क्रेडिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट होगा। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बैंक का बैंक में पैसा आ रहा है जा रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो छेड़छाड़ हो रहा है ना, वो उतने का एसेट ले रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जा रहा है, ठीक है। और ये बिजनेस में तो रियलाइजेशन में क्रेडिट होगा ना, क्यों, क्योंकि ये तो पहले से बैड डेट ये राइट ऑफ हो चुका था, उससे वापस पैसा उसका वैल्यूएशन हो रहा है 3,000, तो यहाँ पर क्रेडिट होगा, यही एंट्री था। चलो ये सब कर लेना, अब सब कुछ है नहीं, सबसे शॉर्ट आंसर कराई दिए। अब एक्सरसाइज में आते हैं, ठीक है। चलो एक्सरसाइज में क्वेश्चन 6 से शुरू करते हैं एनसीईआरटी, इसको इरेज कर देते हैं। एक्सरसाइज में करो क्या, पेज 7.46 का क्वेश्चन 6 देखो क्या है, एनसीईआरटी का है। क्या बोल रहा है, क्रेडिटर ऑफ 85,000 एक्सेप्टेड 40,000 एज कैश एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो इसका जर्नल एंट्री देखो, जर्नल एंट्री अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आया ना तो फटाक से ना एक यहाँ पर रफ तुम वर्क कर लेना। रफ में क्या कर लेना, यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट बना लेना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्रेडिटर है 85,000 का, ये यहाँ पर हमारा 43,000 का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। बोल रहा है ये क्रेडिटर जो है ना, ये भी लेने को तैयार है, और क्या होगा, उसको पेमेंट भी चाहिए, कितने का, 40,000 और कैश भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये इन्वेस्टमेंट भी लेगा और कैश और बैंक जब छेड़छाड़ हो रहा है तो यहाँ पर आएगा, इसका पेमेंट हो रहा है तो 40,000 ये हो रहा है, तो इस तरह एंट्री हो रहा है। तो इसका जर्नल एंट्रीज क्या लिख दोगे, यहाँ पर हम लोग सीधा एंट्री क्या होगा, देखो ये एसेट और लायबिलिटी जो सेटल हो रहा है इसका तो अलग से कुछ एंट्री नहीं होगा, जितने का सिर्फ पेमेंट जा रहा है बैंक से उसका एंट्री होगा। तो जो पेमेंट कर रहे हैं वो हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट में 40,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 40,000, यही एंट्री होना चाहिए। जर्नल एंट्रीज हम बोले थे ना इस चैप्टर में, जर्नल एंट्रीज ही सारा कुछ है, कंसेप्चुअल है और पूरा, और सब पूरा चैप्टर उसी पर बेस्ड है। यहाँ पर आप लोगों को समझ में शायद नहीं आ रहा होगा कि 85,000 का एसेट है, क्रेडिटर है, वो 43,000 का एसेट तो ले रहा है इन्वेस्टमेंट, लेकिन फर्म उसको 40,000 का और पेमेंट भी कर रही है। तो यहाँ पर आपको जितना हम बोले थे कि जहाँ पर बैंक अकाउंट का अगर ये दोनों आपस में ऐसे ही सेटल हो जाता बिना कुछ पेमेंट का तो हम लोग कोई एंट्री नहीं करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पेमेंट करना पड़ रहा है 40,000 का फर्म को, तो टू बैंक करके यहाँ पर हो गया क्रेडिटर, अब आपस में ये और ये मिला के पूरा खत्म हो गया। तो एंट्री क्या हो गया, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। ये पहला का एंट्री हो गया ए।
देखो अब बी में देखो क्या बोल रहे हैं। अब बी में ये पहला पार्ट था ए, ठीक है। अब बी में क्या बोल रहा है, आपका क्रेडिटर है 16,000 का, ठीक है। 16,000 का क्रेडिटर है, वो मशीनरी 18,000 का इधर एसेट है मशीन, और इधर क्रेडिटर है 16,000 का। बोल रहा है ये जो क्रेडिटर था ना, ये मशीन लेके अपना खत्म कर रहा है, क्रेडिटर सेटल कर दे रहा है इसको, और कुछ देना लेना नहीं है। तो देखो इसका कोई एंट्री नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ना इसको, ना इससे कुछ पैसा आ रहा, ना इसको कुछ पैसा दिया जा रहा है, खाली एक एसेट और एक लायबिलिटी आपस में सेटल हो रहे हैं। तो इसका बुक्स में एंट्री कुछ रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या, नो एंट्री, ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में अगर एक एसेट और एक लायबिलिटी ऐसे ही सेटल हो रहा है तो कोई एंट्री नहीं। कुछ बैंक का ट्रांजेक्शन हो जाता है, या फिर कोई पार्टनर को स्टॉक उसका वो ले लेता है, या एसेट वो लेता है, उसका कैपिटल अकाउंट हैम्पर होता, तब वहाँ पर एंट्री होता है, ठीक है। तीसरा देखो क्या बोल रहा है, सी का क्या केस बोल रहा है, एक क्रेडिटर है, कितने का क्रेडिटर है, 90,000 इधर है क्रेडिटर। यहाँ पर बोल रहा है बिल्डिंग है 1,20,000 का। अब क्या बोल रहा है, एंड पेड कैश टू द फर्म। बोल रहा है ये क्रेडिटर जो है ना, ये पूरा बिल्डिंग ले रहा है, ये 1,00,000 रुपए 1,20,000 का जो है ना, ये बिल्डिंग ले रहा है, और बदले में 30,000 पे भी कर रहा है बिजनेस को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट बिजनेस का डेबिट हो रहा है, और क्रेडिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। $30,000 ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, यही होगा, सॉरी कैश लिख लो, बैंक लिख लो, जो भी अगर बैंक से हो रहा है तो बैंक कैश एंट्री यही होना चाहिए था ना। ये 90,000 ये ले रहा है, और 30,000 का और पेमेंट भी कर रहा है बिजनेस, ठीक। जर्नल एंट्री ये होगा, ये बुक्स में हम बता रहे हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा, क्या उसका कैसे वहां जाएगा लेजर में, उससे समझने में आपको आसानी रहेगा कि कितने का बैंक कैश का डील हो रहा है, या फिर कैपिटल अकाउंट के थ्रू जो डील हो रहा है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में डालना है, तो उसी का एंट्री पास होगा। चलो ये हो गया क्वेश्चन 6 तीनों एंट्री। चलो कौन सा क्वेश्चन 9 देखो, इसको इरेज कर दें। ये पेज 7.46, उसमें क्या बोल रहा है, देखो सब जो भी जर्नल एंट्रीज पूछ रहा है सब सॉल्व भी किया हुआ, तो इसको अब लिखने का जरूरत है क्या, देख लो इसको। 9 में क्या बोल रहा है, फॉर्म ऑफ मंजीत सुजीत एंड जगदीश वाज डिसॉल्व, वो डिसॉल्व हो गया। इट वाज एग्रीड दैट सुजीत विल टेक केयर ऑफ डिसॉल्यूशन एक्टिविटीज एंड विल गेट 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट रियलाइज्ड। चलो इसको लिख लेते हैं, समझा देंगे। ठीक है, देखो इसमें पहले पढ़ो क्या बोल रहा है, अच्छे से पढ़ ही लो पहले। बोल रहा है सुजीत मंजीत जगजीत पार्टनर है, फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है 31 मार्च 18 को। अब क्या बोल रहा है, सुजीत विल टेक केयर ऑफ डिसॉल्यूशन रिलेटेड एक्टिविटी एंड विल
get 10% of the value of assets realized. 10% of value of assets realize जो कर रहे हैं, तो एसेट रियलाइज का कितने का है, ये दिया है 10,0750 का, तो उसका 10% क्या हो रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोल के किसको दे दिया जा रहा है, सुजीत को। तो वहां पर एंट्री क्या होता है, देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए क्या पढ़ रहे थे, the firm of Manjeet, Sujit and Jagdeep dissolved. It was agreed that Sujit will take care of dissolution related activity. Sujit सारा संभालेगा डिसोल्यूशन का, और उसको 10% ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट दिया जाएगा, ठीक है। सुजीत एग्री टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, ठीक है। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अब इसमें सब जर्नल एंट्री एक एक करके चलो पास। पहला एंट्री क्या बोल रहा है, जब एसेट जो है कितना रियलाइज कर रहा है, जब यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट होगा उसमें कुछ एसेट होगा, उससे बेच के जितना पैसा आ रहा है, तो जब बेच के उससे आता है तो हम लोग को पता है क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, जितना का बेच के पैसा आ रहा है, ठीक है, 10 लाख, ठीक। उसके बाद क्या है, उसके बाद बोल रहा है सुजीत को इसका जो 10% है यानी कि इस वैल्यू का, वो रियलाइजेशन के लिए खर्चा दिया जा रहा है। तो फर्म अपने बुक में क्या करेगी, जब रियलाइजेशन के लिए एक्सपेंसेस देती है, फर्म बियर करती है, तो क्या होगा, रियलाइजेशन का पेमेंट कर रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दे रही है टू सुजीत को पेमेंट कर रही है, तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दे रही है इसका 10%, 75, 1,075, ठीक है। ये दो एंट्री समझ में आ गया। पहला, ये रियलाइजेशन का सारा एसेट बेच के कितना पैसा आया, इतना पैसा बैंक में आ गया और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट इधर हो गया। उसके बाद बोल रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोल के बिजनेस क्या कर रही है, 10,000 नहीं 1,75,000 यानी कि इसका रियलाइज वैल्यू का 10% सुजीत को दे रही है। ये भी एंट्री ठीक हो गया, इससे लेके सुजीत का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब तीसरा में क्या बोल रहा है, ये सिर्फ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए एक बार पेमेंट कर दी, अब फर्म को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से कोई लेना देना नहीं है। अब क्या बोल रहा है, सुजीत एग्रीज टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये पैसा सुजीत को एक बार फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोल के दे दी है, अब कितना भी खर्चा हो फर्म अब बियर नहीं करेगी, अब वो सुजीत देखेगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, realization expenses were 90,000 which were paid by firm cash। बोल रहा ये तो पैसा सुजीत को मिल गया, अब एक्चुअल जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ ना 90,000 हुआ, ठीक है। लेकिन देखो क्वेश्चन में तुमको क्या दिया गया है, वो अब कौन बियर करेगा, सुजीत को बियर करना चाहिए, सुजीत को बियर करना चाहिए, लेकिन सुजीत के बिहाफ में फर्म पेमेंट कर रही है। तो जब फर्म पेमेंट कर रही है तो फर्म का पहले बैंक अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा 90,000 से, ठीक है। लेकिन किसके बिहाफ में कर रही है, ये सुजीत बियर कर रहा है, सुजीत को करना चाहिए, लेकिन फर्म कर दे रही है पेमेंट, तो क्या ठीक है, ये अपने बैंक से तो पैसा निकाल दे रही है फर्म में जो एंट्री करेगी, लेकिन सुजीत का कैपिटल अकाउंट को फिर
उतने से डेबिट कर देगी, मतलब जब उसको कैपिटल लौटाएगी तो इतना पैसा कम देगी। देखो रियलाइजेशन के लिए तो पहले ही सुजीत को दे चुकी है बिजनेस पैसा, उसके बाद बोल चुकी है कि अब हमको कोई लेना देना नहीं। सुजीत बोला ठीक है, जो भी अब होगा वो हम बियर करेंगे, ठीक है। लेकिन जब 90,000 उसका पेमेंट करने का एक्चुअल जो एक्सपेंसेस आया, जब उसका पेमेंट करने का बात आया तो सुजीत बोला ठीक है, आप फर्म से आप अभी पेमेंट कर दो, लेकिन बियर हम करेंगे। तो फर्म के बुक से निकल गया, उसके बैंक से क्रेडिट हुआ, लेकिन सुजीत बियर कर रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो गया, ठीक। और क्या बोल रहा है, अच्छा, और क्रेडिटर अब बोल रहा 4,50,000 क्रेडिटर को पेमेंट किया गया है। तो जब पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो यही चारों एंट्री था, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट वाला था। अच्छा क्वेश्चन था, CBSE 19 में आया हुआ। देखो देख ही रहे हो, ज्यादातर सब बोर्ड एग्जाम्स में तुम्हारा बस जर्नल एंट्रीज ही पूछ रहा है, क्योंकि जर्नल एंट्री इस चैप्टर में थोड़ा कंसेप्चुअल है, तो वो वही जज कर रहा है। तो आपको जर्नल एंट्री बढ़िया से देखना है। आगे चल के देखोगे किसी किसी में रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाने बोला है। चलो क्वेश्चन 9 हो गया। क्वेश्चन 11 करें, 12, 13, 20। चलो क्वेश्चन 11 करते हैं, इसको इरेज कर दें। देखो एंट्री तो इसमें जो आंसर है ना, हिंट में सारा कुछ दिया गया है, सो आपको वही जर्नल एंट्री बनाना है। बट जर्नल एंट्री बनाने के लिए आपको समझना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्यों हो रहा है। तब भूलोगे नहीं कभी, रटना याद नहीं करना है, आपको कंसेप्ट से समझना है कि कौन डेबिट हो रहा है, किसको डेबिट करें, कौन क्रेडिट हो रहा है, किसको क्रेडिट करें, ठीक है। क्वेश्चन 11 देख लो। एक एक करके इसका एंट्री करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, सिमर, राजा, रीता 3 है पार्टनर, तीनों का PSR दिया गया है 2:2:1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा फॉर्म 31 मार्च 19 को डिसॉल्व हो जा रहा है। अब डिसॉल्व हो रहा है, क्या बोल रहा है, आफ्टर ट्रांसफर ऑफ एसेट, सारा एसेट को और अदर देन कैश और एक्सटर्नल लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या क्या बोल रहा है, देखो उसके बाद सारा चीज एक एक करके बोल रहा है, और आपको बोल रहा है जर्नल एंट्रीज पास करो सारा ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना नहीं है, वो क्या बोला कि रियलाइजेशन अकाउंट भाई बन गया है, मतलब बनाना क्या, मतलब वो आपको ऐसे ही बोल रहा है। आपको तो क्वेश्चन में जर्नल एंट्री बोल रहा है कि सारा एसेट यहाँ आ गया है, सारा लायबिलिटी यहाँ आ गया। अब आगे का एक एक करके एडजस्टमेंट दे रहे हैं, उसका आप जर्नल एंट्री बना के, ये 2020 में आया हुआ। देखो पहला देखो क्या बोल रहा, ए डेटर whose डेट ऑफ 90,000 had been written off as bad debt paid 88,000 in full settlement। देखो क्वेश्चन को समझो, क्या बोल रहा है, एक डेटर था 88,000 90,000 का, जो कि बैड डेट हो चुका था। इसका क्या मतलब, वो डेटर अनरियलाइज था, वो आना ही इधर आया ही नहीं था, एसेट में गया ही नहीं, वो तो बैड डेट हो गया, ठीक है। लेकिन उससे आपको
वो पैसा आ जा रहा है, तो जो पैसा आ जा रहा है वो कहाँ चला जाएगा पूरा, वो हमारे लिए जब पैसा आएगा, पहला तो एंट्री होगा जब पैसा आ रहा है, तो आप बैंक अकाउंट डेबिट करोगे जिसमें पैसा आ रहा है, जितना पैसा आ जा रहा है सब। और ये पूरा रियलाइजेशन में आएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि पूरा तो गेन ही है, जो भी है 88,000 ही दे रहा है या 80,000 ही दे रहा है, 50,000 ही दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, बिजनेस के लिए वो गेन है ना, क्यों, क्योंकि वो तो बैक डेट हो चुका था, वो खत्म हो चुका था। तो इसका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री हो गया, ठीक है। ये इस एंट्री में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, पहला वाला में। दूसरा वाला देखो क्या बोल रहा है, क्रेडिटर टू होम। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे एग्जांपल देख लो, ये बोल रहा है यहाँ पर 1,21,000 का कोई क्रेडिटर है मेरा लायबिलिटी में, वो बोल रहा है उसके ड्यूज को, ड्यूज टू बी पेड, ठीक है, उसको ड्यूज को लौटाना है। बोल रहा है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर हमारा एक स्टॉक पड़ा हुआ है, कितने का, 71,000 का वो स्टॉक ले रहा है, और बाकी उसको चेक से देना पड़ रहा है, यानी कि बाकी उसको बैंक से देना पड़ रहा है। तो ये यहाँ पर एंट्री जनरल अकाउंट लेजर में ये होना चाहिए कि 1,21 का क्रेडिटर के बदले 71 स्टॉक सेटल हो गया, और सिर्फ 50,000 का कैश बैंक या फिर पार्टनर्स के कैपिटल में, यहाँ बैंक से, बैंक का अकाउंट आ रहा है, बैंक में डील हो रहा है, तो सिर्फ उस 50 का एंट्री होगा। तो क्या होगा यहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितने से, सिर्फ 50,000 का एंट्री आएगा। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि ये लायबिलिटी इससे सेटल हुआ, और जितना बैलेंस का कैश या बैंक से ट्रांजेक्शन हुआ वो सिर्फ यहाँ पर एंट्री आ गया, वही रियलाइजेशन में चला गया, ठीक है। अब तीसरा देखो क्या बोल रहा है, राजा। राजा देखो कौन है, सिमर राजा दिखता है। राजा एक पार्टनर है जिसने कि लोन दे रखा था 18,000 का। राजा पार्टनर है जो कि लोन दे रखा था फर्म को 18,000 का, बोल रहा है उसको सिर्फ 17,000 ही लौटाना पड़ा, उसी में वो सेटल हो गया। तो बिजनेस को क्या हुआ, 1,000 का फायदा हुआ, उसका 18,000 लौटाना था, उसको लोन जो लिया था उसके बदले उसको 17,000 ही लेना है। तो एंट्री क्या हो गया, जब राजा को लोन लौटा देगा तो उसका लोन अकाउंट खत्म करेगा, जब उससे लिया होगा तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी में होगा, अब उसको खत्म कर रहा है तो राजा का लोन अकाउंट डेबिट कितने से, इसको पूरे 18,000 से खत्म करेगा, लेकिन इसके बदले इसको पेमेंट कितने का करना है, 17,000 का पेमेंट करना है। तो देखो बिजनेस के लिए क्या हुआ, 1,000 का जो प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो लोन अकाउंट आता नहीं है, ये दोनों तो यहाँ गया नहीं, बट ये जो गेन हुआ वो यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि इसी से गेन लॉस रिवैल्यूएशन रियलाइजेशन पे निकलेगा। चलो उसके बाद चौथा देखो क्या बोल रहा, इन्वेस्टमेंट वेयर 50,000 53,000 बोल रहा है यहाँ पर, यहाँ पर एग्जांपल में देख लो, यहीं पे समझ लो क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट कितने का है, बोल रहा है 53,000 का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है। बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड फॉर, ठीक है। बोल रहा है इसमें से ना 43,000 का इन्वेस्टमेंट जो है वो सिमर ले रहा है, कितने में, 52,000 में, यानी कि वो जो इन्वेस्टमेंट को ले रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट 52,000 से डेबिट होगा, ठीक है, और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा 52 से, ठीक है। हाँ वो तो एक एंट्री हो गया, और क्या बोल रहा है, हाँ और बाकी का 12,000
सोल्ड हो रहा है। देखो इसमें से इसका दो पार्ट हो रहा है, बोल रहा है इसमें से 43,000 जो है ना वो कोई पार्टनर ले ले रहा है कितने पे, 52 पे, और बाकी का जो 10,000 का इन्वेस्टमेंट है ना उसको हम बेच रहे हैं, तो हमको 12,000 रुपये यहाँ पर बैंक में पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर बाय बैंक 12,000। इसको अच्छा से समझो, इसमें क्या बोल रहा है, हमारे रियलाइजेशन में एक इन्वेस्टमेंट पड़ा है जिसका कि वैल्यू 53,000, ठीक है। उसमें से 43,000 का इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कोई पार्टनर ले ले रहा है। कौन ले रहा है? सिमर ले रही है, लेकिन कितने में ले रही है? 52,000 में। तो देखो बिजनेस के लिए ये फायदा है ना, तो इसका अलग से अगर एंट्री करोगे 4 का ए और बी करना है तो 4 का ए कर लो। जब सिमर उसको ले रही है तो सिमर का कैपिटल अकाउंट में उतना पैसा कम होगा क्योंकि फर्म का एसेट ले रही है, लेकिन ये 52 में ले रही है, और रियलाइजेशन अकाउंट उतने से क्रेडिट होगा। ये एंट्री समझ में आया? ये इन्वेस्टमेंट था उसका इतना 43 जिसका कॉस्ट था कोई पार्टनर ले रहा है, तो जो पार्टनर जब जितने पे लेता है उतना उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन में उसका इफेक्ट आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में उधर क्रेडिट साइड में बाय सिमर कैपिटल करके चला जाएगा। ये हम लोग जर्नल एंट्री पढ़े हैं पहले ही। और क्या बोल रहा है, बाकी जो 10,000 था ना उसको बेच के हमको कितना पैसा आ रहा है? 12,000 हमको आ रहा है। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट में आ रहा है पैसा, तो यहाँ पर क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है? 12,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 12,000, ठीक है। ये एंट्री समझना, ये अच्छा एंट्री है और क्वेश्चन भी सीबीएसई में आया हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कंफ्यूज मत होना, हम लोग इसका एंट्री पढ़े ही थे कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट या कोई एसेट को पार्टनर जब ले लेता है तो जितने वैल्यू से लेगा उसका कैपिटल अकाउंट उतना डेबिट हो जाता है और क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट होगा, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट हम बताएं कि जब एसेट से मतलब कैश बैंक का ट्रांजैक्शन होगा या फिर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट से होगा। यहाँ पर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में हो रहा है, वो 52,000 का ले रहा है तो उतना उसका डेबिट हुआ, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट हो गया उतना से, ठीक है। और बाकी का जो 10,000 था उसको बेच के हम 12,000 आ रहा है बिजनेस को, तो बैंक अकाउंट में बैंक में पैसा आ रहा है उतना डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है, एक ई वाला क्या है, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंट टू 19,000 एंड सेम वाज पेड बाय फर्म। क्या बोल रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 19,000 है और उसका पेमेंट भी फर्म ही कर रही है, तो हम लोग को पता है उसका सीधा क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कितने से, ठीक है। और अब एफ में क्या बोल रहा है, एफ बोल रहा है प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन कितना है, 30,000 का प्रॉफिट है, तो आपको पता है वो कहाँ चला जाता है, कहाँ बढ़ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, उसका एंट्री जब प्रॉफिट जाता है तो क्या होता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से, 30,000 से टू जितने भी पार्टनर हैं, कौन कौन से पार्टनर हैं, सीमर, राजा और रीता,
सिमर, राजा, रीता, इनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा इन देयर PSR। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था। 12,000 और 6,000, ठीक है। 12,000 ये एंट्री हो गया ऐप में। चलो यही था, सिंपल था। चलो एक मिनट, देखो क्वेश्चन 11 तक कर लिए। फिर देखो 12 NCERT में सेम यही है, उसमें भी जनरल एंट्रीज है, ये खुद कर लेना। 15 देखो 15 भी सेम उसी तरह है। यहाँ पर आंसर आपको हिंट दिया गया, जनरल एंट्री दिया गया, आप इसको समझ के करना। 15 हो गया। उसके बाद देखो क्या है, क्वेश्चन 20, ठीक है। क्वेश्चन 20 है, ये भी देखो, इसका भी जनरल एंट्रीज आपसे पूछा है और यहाँ पर जनरल एंट्रीज दिया गया हिंट्स में। करना, समझ के करना, क्योंकि अभी सब समझाएं कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ 21 तक जो भी है 20 तक सब करना। उसके बाद जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना, वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे 5-7, और ये चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने दो। और इसके बाद जो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, जहाँ पर रिलेशन अकाउंट बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये 20 तक, लेकिन सारा आसान है, जनरल एंट्रीज का ही है, सब कर ही चुके हैं। ये 2-3 आप लोग खुद करोगे, ठीक है। तो अभी यहीं तक रहने दो, फिर अगले क्लास में करते हैं। चलो बाय।